अपना उत्तराखंड हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको सबसे पहले बताएंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भू कानून को लेकर बड़ी बैठक इस समय चल रही है। सीएम धामी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा भू कानून पर रिपोर्ट देने वाले पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार और पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे भी बैठक में शामिल हैं। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और पूर्व सचिव एसएस रावत भी बैठक में मौजूद हैं। मीटिंग में सख्त भू कानून के मसौदे पर चर्चा हो रही है। कड़े और बड़े भू कानून की मांग को लेकर अब तक देहरादून, गैरसैंण, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश और कई और जिले जहां पर प्रदेशवासी प्रदर्शन कर चुके हैं। एक ही मांग है सब जगह कि पहाड़ी राज्य की जमीन और पहचान बचनी चाहिए। अगले बजट सत्र तक कड़े भू कानून का भरोसा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। मीटिंग इस समय जो चल रही है इस पर और जानकारी नितिन सेमवाल देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन सेमवाल, इस समय मीटिंग चल रही है। जी, निश्चित रूप से गैरसैंण के भराड़ीसैंण जो विधानसभा है वहाँ पे बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है, जिसमें मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा अन्य अधिकारी जो हैं वो भी बैठक में शामिल है। बताया जा रहा है कि भू कानून को लेकर अभी बैठक में चर्चा चल रही है और किस तरीके से भू कानून प्रदेश में लागू हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे भू कानून की जो संभावना है उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है, उस पर चर्चा की जा रही है। बैठक में बताया ये भी जा रहा है कि उत्तराखंड में आज तक जितनी भी जमीनें उद्योगों के लिए खरीदी गई है, क्या उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है, क्या वो जमीनें जिस परिप्रेक्ष्य में खरीदी गई थी क्या उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा निवेश किस तरीके से प्रदेश में आए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। रोजगार को लेकर भी चर्चा है और पलायन को लेकर भी यहाँ पे चर्चा अभी भी जारी है, जिसमें पलायन आयोग के अध्यक्ष से लेकर सचिव तक सभी मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। सीएम धामी ने कहा है कि यात्रा अपने अंतिम चरण में है और सभी लोगों ने यात्रा को लेकर संतोष जताया है। यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और जल्द ही बद्रीनाथ का नाम और बद्रीनाथ का बदला हुआ रूप हम सबके सामने होगा। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। भगवान बद्री विशाल का ये स्थान यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता घर घर जाकर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता नेहा जोशी भी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। नेहा जोशी का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। केदार का आशीर्वाद ही है कि हमेशा महिलाओं को यहाँ के नेतृत्व के लिए चुना गया और बीच में जब एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुन के आए तो उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। कहीं कोई बोर्ड, कोई मुझे पत्थर अभी तक लगा हुआ नहीं दिखा जहाँ पे उनके कार्यकाल का कोई अंश मिलता हो। तो केदारनाथ की जनता का जो रुझान है, जो मत है, वो साफ दिख रहा है। हम तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर जो मीडिया के साथी भी घूम रहे हैं, जो जमीन पे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं,
उनका भी कहना है कि चुनाव तो चुनाव की तरह लड़ा जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो हम साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। वहीं आपको बताएंगे कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत ने अगस्त मुनि ब्लॉक के कई गांवों में जनसभा और नुक्कड़ सभाएं की हैं। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा है कि केदारनाथ में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए जनता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेस की उपचुनाव में जीत होगी। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश अब तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को हरिद्वार जिले का नगर निकाय चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जोशी हरिद्वार जिले में सभी निकाय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। प्रकाश जोशी ने शिवालिक नगर के सामुदायिक केंद्र और हरिद्वार में नेहरू युवा केंद्र में भी कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है। उससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का। वो डर है, उसी डर की वजह से चुनाव नहीं करवा पा रही। उत्तरकाशी में पुरौला के भद्राली गांव में खेतों में हल चला रहे 3 लोगों पर जंगली सुअरों ने अटैक कर दिया है। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर है, हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। इन लोगों का कहना है कि जंगली सुअर का हमला इतना आक्रामक था कि अगर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण शोर नहीं करते तो ये तीनों घायलों की जान भी ले सकते थे। पहाड़ों में पलायन रोकने के भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं, खास तौर पर पिथौरागढ़ में। देखिए, यहाँ खेती का रकबा साल दर साल कम होता जा रहा है। अब हालात तो इस कदर खराब हो चुके हैं कि राज्य बनने के बाद यहाँ पर खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया है, जिससे ये साबित होता है कि पलायन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राज्य बनने के बाद पहाड़ी इलाकों से पलायन थम नहीं रहा। अब आलम यह है कि सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। ये मुद्दा भले ही हर चुनाव में जमकर उठता हो, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। गांव से हो रहे पलायन के कारण कभी आबाद रहने वाले खेत बंजर होने लगे हैं। हालात ये हैं कि बीते 24 सालों में अकेले पिथौरागढ़ में खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया। खेती का रकबा कम होने के कारण सबसे बड़ी वजह गाँव का खाली होना है। जब हमारा राज्य बना था तब तो पिथौरागढ़ जिले में लगभग हमारा 44,000 हेक्टेयर का एरिया था, और जो अभी वर्तमान आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी 32,000 पर ये आ गया है। लगभग 12,000 हेक्टेयर की हमारी कमी हुई है, और ये कमी भी मुख्य रूप से चूंकि पलायन की जो बढ़ती हुई समस्या है इसी की वजह से है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यहाँ खरीफ और रबी की फसल का रकबा 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, जो 2022 में घटकर 68,000 हेक्टेयर पहुँच गया, जबकि 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 62,000 हेक्टेयर पर था। इस साल भी खेती के रकबे की घटने की रफ्तार बनी हुई है। जारी साल में यहाँ खेती का रकबा 61,000 हेक्टेयर है। जानकार खेती के घटते रकबे के लिए पहाड़ों में जरूरी सुविधाओं की कमी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। क्योंकि आप देखिए, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सड़क तो कुछ जगह पहुंचे है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं जिनके चलते आदमी पलायन करता है, तो वो चीज़ें अभी भी मुहैया नहीं है हमारे गांव दूर दराज के इलाकों में। तो इसके चलते पलायन अभी भी बदस्तूर जारी है, और गाँव के गाँव आप देखेंगे खाली हो गए। पिथौरागढ़ के साथ ही कुमाऊं के बाकी 3 पहाड़ी जिलों में भी खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि किसानों को लुभाने की सरकारी योजनाएं भी परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। हालात ऐसे ही रहे तो तय है कि आने वाले सालों में स्थिति और अधिक भयावह होगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पलायन को रोकने के लिए काम 100% ईमानदारी से हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक से प्रदेश अभी भी उबर नहीं पाया। आलम तो ये है कि साइबर अटैक का असर स्मार्ट सिटी के कैमरों पर भी दिखने लगा है। साइबर अटैक के बाद देहरादून के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। ये मंगलवार देहरादून के ONGC चौक में
जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। अब इस हादसे में पुलिस जांच जब करती है तो सीसीटीवी कैमरे खंगालने के लिए आगे बढ़ती है और पता चलता है कि साइबर अटैक के बाद राजधानी के सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे हैं। इस मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि मामले की जांच होगी। इसमें कुछ कमी हो सकती है, जानकारी तो लेंगे, क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है कि 3-4 दिन पहले जो सीईओ हैं हमारी स्मार्ट सिटी की, सोनिका से भी मैंने सवाल यही किया था कि मैंने कहा हमारे सभी कैमरे पूरे जो हमारे लगे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, और स्पीड है, दूसरी चीजें, सारी चीजें जानकारी में हैं, कितना पैसा हम लोग अभी तक ले पाए हैं। तो ये अभी बात की तो उन्होंने कहा फंक्शन में, लेकिन जैसा आपने बताया तो उस पर भी हम लोग निश्चित रूप से अधिकारियों से तलब करेंगे भी। देहरादून स्मार्ट सिटी पर नजर रखने के लिए सरकार ने 300 करोड़ का पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछा रखा है। आप देख सकते हैं अभी हम एक चौक पे खड़े हैं, ओएनजीसी चौक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरे चौक में चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे दिखेंगे। इन कैमरों से जो प्रशासन है वो ट्रैफिक व्यवस्था को भी मैनेजमेंट करती है, साथ ही रूल्स यानी कि जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं उन पे भी आर्थिक दंड लेती है। लेकिन पिछले 2 अक्टूबर को जब प्रदेश में साइबर अटैक हुआ था उसके बाद से करीब 1.5 महीना होने वाला है और ये स्मार्ट सिटी का जो पूरा तामझाम है, यानी कि 300 करोड़ रुपए इस पूरे तामझाम में यहाँ लगे हैं, वो तामझाम बंद पड़ा, यानी कि सभी कैमरे, शहर के सभी कैमरे बंद पड़े। ये खुलासा कब हुआ मैं आपको इसकी भी जानकारी देता हूँ, क्योंकि कल यानी कि मंगलवार को इसी चौक में एक भीषण हादसा हुआ। मंगलवार की जो देर रात को जो हादसा हुआ, उस हादसे के जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने लगी, पुलिस ये देखने लगी कि आखिर ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसकी क्या कारण रहा, क्या वजह रही, लेकिन वजह पुलिस को अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि जिनके कारण पुलिस को ये वजह पता चलती कि आखिर में ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो सभी सीसीटीवी कैमरे फिलहाल बंद पड़े हैं। ये घटना इसी चौक की नहीं है, यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि पूरे शहर की यही हालत है, यानी कि शहर में जितने भी जगह सीसीटीवी कैमरों का एक जाल स्मार्ट सिटी ने बिछाया था वो साइबर अटैक के बाद फिलहाल बंद पड़ा है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज़ 18 देहरादून।